गुड मॉर्निंग बच्चों आज का जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर में छठवां लेक्चर है, 6 लेक्चर। 5 लेक्चर आपके पास पहुंच गए होंगे, छठवां लेक्चर है आज। सेमीकंडक्टर का अंतिम लेक्चर है, फिर उसके बाद लॉजिक गेट एक बचेगा इसमें। तो देखो बेटा, इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के जो क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, उनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन और लगवा दें कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। फिर ट्रांजिस्टर है, स्विच, फिर फीडबैक के बारे में बताएंगे, ऑसिलेटर बताएंगे, फिर अल्फा बीटा गामा, तीनों में कंपैरिजन, मतलब थोड़ा सबका चार्ट बना देंगे क्या है कैसे है, और एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर में कुछ 2-4 बातें हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बातें हमको करनी है। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन हो जाएं। जैसे ये देखिए, जेईई मेन ऑनलाइन के जो क्वेश्चन है वो 2019 का एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन, एक 8 अप्रैल का है, एक आपका जनवरी सेशन का है। ठीक है, इन क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्या करा है इसमें, ये सर्किट दी गई है, सब कुछ दिया गया है। आप जानते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन क्या होता है, चूंकि बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चनों की यहाँ पे प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। तो है क्या यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ देखिए, सब कुछ दे दिया है। BVB ये वोल्टेज 0.5 वोल्ट दे दिया है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। VCC 5 वोल्ट दिया है, बीटा 200 दिया है, RB आपका 100 किलो ओम दिया है, RC आपका 1 किलो ओम दिया है, VB वोल्टेज 1 वोल्ट दिया है। आपसे IB पूछ रहा है और ये इनपुट वोल्टेज पूछ रहा है। कब, इन सैचुरेशन ऑफ VCE पूछ रहा है, यानी सैचुरेशन स्टेट में, इन सैचुरेशन स्टेट में आपको VCE के पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए क्या, किन बातों का ध्यान देंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे। देखिए, सैचुरेशन स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर इन सैचुरेशन VCE पूछे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, सैचुरेशन स्टेट में VCE जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सैचुरेशन स्टेट में। ध्यान रहे भाई, VCE जो होगा सैचुरेशन स्टेट में वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें करंट किधर से आ रही है, करंट इधर से आ रही है, ये देखिए ऐसे करंट आ रही है, ऐसे करंट आ रही है, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज होता है वो VCE होता है कि नहीं। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का प्रयोग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर प्रवेश कर रहा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। और करंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल ये हो गया। भाई कैसे करंट फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। चलिए पहले इस लूप में कुछ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। क्योंकि ये पोटेंशियल क्या है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0 होगा, अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0 होगा। तो चलिए ऐसे चलते हैं, इधर से चलते हैं और फिर यहीं पे आ जाते हैं, और पूरा देखिए नेट क्या है, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अर्थिंग है, नेट 0 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, -VCC, और ये क्या हो जाएगा, +IC। देखिए सेकंड टर्मिनल का लिया करिए, वैसे फर्स्ट टर्मिनल का भी आप ले सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ले लीजिए +VCC, और ये क्या हो गया, -ICRC हो गया। और ये देखिए इधर से ये आपका क्या हो गया, ऐसे चलेंगे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो सेकंड का ले रहे हैं तो -VCE इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये देखिए -VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -VCE इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए VCE 0 है, तो VCE 0 है तो VCC इक्वल टू क्या हो गया, ICRC हो गया। अब देखिए आप यहाँ से IC चाहें तो पता कर सकते हैं, IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC अपॉन RC। ये बताइए VCC कितना है, VCC जो दिया गया है वो 5 वोल्ट, RC कितना दिया गया है, 1 किलो ओम। इसका मतलब क्या हो गया, 5 मिली एम्पियर हो गया IC। अब देखिए बीटा दिया है तो आप क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से IB भी पता कर सकते हैं। देखिएगा इस लूप में हमने लगाया है KVL जो है वह 1 में लगाया है हमने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब जब बीटा दिया गया तो आप IB भी पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, बीटा इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB होता है। क्यों होता है कि नहीं। तो ये बताइए IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB इक्वल टू IC अपॉन बीटा, या IB इक्वल टू IC कितना है, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अपॉन बीटा कितना है, बीटा जो है वह 200 है। ठीक है भाई, बीटा 200 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर हो गया। बोलिए भाई क्या IB निकल गया कि नहीं। ठीक है,
IB 2.5 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ तो आपने निकाल लिया जो IB आपको निकालना था। अब कह रहा इनपुट वोल्टेज निकालने को कह रहा है, ये इनपुट वोल्टेज निकालने को कह रहा है। तो बच्चों इनपुट वोल्टेज यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनपुट वोल्टेज के जो VBB वोल्टेज होगा वही इनपुट वोल्टेज यहाँ होगा। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए अब हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ लगाना पड़ेगा, भाई इस लूप में लगाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ये देखिए, और इनपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, VBB के बराबर होगा। तो ये देखिए, ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर से करंट इसमें जा रही है, तो ये क्या होगा आपका, जिधर से करंट प्रवेश करती है वो प्लस होता है, ये माइनस होता है। और ये देखिए, ये VBE क्या होगा, VBE क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पे प्लस हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। क्यों, यही तो हो गया। अब चलिए इसमें हम लगाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो आपने फाइंड कर लिया, IB भी फाइंड हो गया आपको। ठीक है, अब आपको इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो इनपुट वोल्टेज फाइंड करने के लिए अब KVL 2 लगाइए, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब चलते हैं 2 लगाते हैं। चलिए आइए किरचॉफ वोल्टेज लॉ 2 लगाइए, KVL 2 लगाते हैं। ये देखिए KVL 2 लूप में लगाते हैं, दूसरे लूप में। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। सेकंड टर्मिनल का साइन ले रहे हैं, और चूंकि यहाँ अर्थिंग है, अर्थिंग होने का मतलब नेट जो पोटेंशियल आएगा वह क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थिंग होने का मतलब नेट पोटेंशियल जो आएगा वह 0 आएगा। तो ये देखो प्लस VBB, देखो प्लस VBB, ये क्या होगा, माइनस IB RB। ये देखिएगा माइनस IB RB, ध्यान दीजिएगा, माइनस IB क्या, माइनस IB RB। ये देखिए माइनस IB RB, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिएगा माइनस VEB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, सेकंड टर्मिनल का साइन ले रहे हैं। अब ये देखिए VBB ही जो है वह इनपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB RB और प्लस VEB हो जाएगा। चलिए इनपुट वोल्टेज IB कितना है भाई, IB है 2.5 इंटू 10⁻⁵। RB कितना है, RB जो है वह 100 किलो ओम है, सॉरी 100 किलो ओम है, 100 इंटू 10⁻³ प्लस VEB कितना है, ये देखिए VEB कहाँ गया, VEB जो है, ये देखिए VEB यहाँ पर क्या दिया गया है, VEB 1 वोल्ट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, VEB जो दिया गया है वह 1 वोल्ट दिया गया है। ठीक है भाई, VEB जो दिया गया है वह 1 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। एक क्वेश्चन में थोड़ी देखिए गलती हो गई थी, ये VBB 0 से 5 वोल्ट तक वेरिएशन दिया है, सॉरी VBB 0 से 5 वोल्ट तक वेरिएशन दिया है। ठीक है ना, VBB जो है वो 0 से 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है, ये बता रहा है। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 0 से 5 के बीच में ही आएगा। तो अब ये हो गया, VEB कितना है, ये देखिए VEB 1 वोल्ट दिया है, VEB 1 वोल्ट दिया है। देखिए VEB 1 वोल्ट हो गया। अब इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, देख लीजिए इनपुट वोल्टेज, सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने हैं। इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, ये आपका 3 2 5 यानी 2.5 प्लस 1 यानी इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 3.5 वोल्ट आएगा। ठीक है भाई, तो बातें समझ रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे क्या वेरिएशन आ रहा है। तो ये आपका JEE मेन का जनवरी 2019 का क्वेश्चन हो गया जो आपके सामने। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन और है, चलते हैं 8 अप्रैल 2019 के JEE का क्वेश्चन है, कैसे क्या चीज़ें कही जा रही हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी दिया है। देखिएगा एकदम सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो NCERT का हमने नहीं कराया, हमने ये करा दिया। NCERT के भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हैं, लेकिन दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें अगला, देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे क्या चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, करा एक कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर है, करंट गेन उसका 250 है। करंट गेन जो दिया गया है उसका वह 250 दिया है। देखिएगा RC 1 किलो ओम दिया गया है, VCC 10 वोल्ट दिया गया है, VCE रीच टू सैचुरेशन यानी VCE सैचुरेशन तक पहुंच जा रहा है। VCE जो है वह सैचुरेशन तक पहुंच जा रहा है। ठीक है भाई, VCE जो है उसका वह सैचुरेशन स्टेट तक पहुंच जा रहा है। और आपसे यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि IB फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, IB फाइंड करिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि IB फाइंड करो कि IB क्या होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, IB फाइंड करेंगे क्या होगा। ये देखिए, ये माइनस दिया है, ये प्लस दिया है, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है,
ऐसे होते हुए ये जो वोल्टेज हो गया वह VCE वोल्टेज हो गया। और ये देखिए अर्थिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल, ठीक है, अर्थिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल। फिर वही काम करेंगे, जिधर से करंट जाता है उसका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे, KVL 1 लूप में लगाते हैं। आइए KVL 1 लूप में लगाते हैं, क्या होगा, KVL 1 लूप में लगाते हैं तो क्या होगा, सेकंड टर्मिनल का यानी प्लस VCC और क्या हो जाएगा माइनस ICRC। और ये देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VCE इक्वल टू क्या, जीरो। लेकिन सैचुरेशन स्टेट में VCE क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए सैचुरेशन स्टेट में VCE क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि VCE का ही सैचुरेशन है। तो अब क्या हो जाएगा, VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ICRC, ये देखिएगा ICRC, ये हो जाएगा। VCC कितना है, VCC 10 वोल्ट है, IC कितना है निकालना है, RC कितना होगा भाई, RC आपका 1 किलो ओम दिया है, ये देखिए, या IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर हो गया। ये आपका IC आ गया कि नहीं IC। अब बच्चों देखो IC निकाल लिया आपने, ठीक है, बीटा पता ही है, तो क्या IB नहीं पता कर सकते हो। अब बताओ बीटा इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB होता है। तो ये देखिए आपको क्या पता है, IC पता है, IB इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, IB इक्वल टू IC अपॉन कितना हो गया, बीटा हो गया, IC अपॉन बीटा हो गया। बताइए IC है कितना, IC कहाँ दिया गया है, कहीं है IC 10 मिली एम्पियर है, 10 × 10⁻³ है, और ये 250 है आपका, है कि नहीं, बोलो भाई 250 है। या IB इक्वल टू क्या हो गया, 4 × 10⁻5 एम्पियर हो गया, IB इक्वल टू 4 × 10⁻5 एम्पियर हो गया, ठीक है। चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये 8 अप्रैल 2019 का जो जेई का क्वेश्चन आया था मैंने उसको करा दिया, ठीक है। अब अगला जेई का क्वेश्चन देखते हैं। एक इसमें अब चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, दोनों बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर हैविंग इनपुट एंड आउटपुट 100 and 100 किलो ओम रिस्पेक्टिवली शोन इन द फिगर, द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन इज। देखिए ये IC और IB के बीच का ग्राफ दिया गया है, इसको देख के वोल्टेज गेन और पावर गेन निकालना है। तो आप इस ग्राफ को देख के डेल्टा IB और डेल्टा IC निकाल सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो 100 है वह आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, IB को। ये 300 IB को रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 IB को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5, 15 और 20 जो है वह IC को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, तो आप जानते हैं ग्राफ में डेल्टा IB क्या होगा, ये बताइए, डेल्टा IB इक्वल टू जो होगा वह 300 - 100 यानी 100 माइक्रो एम्पियर हो गया, ठीक है। फिर डेल्टा IC क्या होगा, ये देखिए ये Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा IC क्या होगा, 15 - 5 इक्वल टू 10 मिली एम्पियर हो गया। अब इसी आधार पे आप बीटा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, बीटा जो होगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB होगा। क्यों, डेल्टा IC 10 × 10⁻³ हो गया, ये 100 × 10⁻6 हो गया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, ये 10⁻5 ऊपर गया यानी 100 हो गया, क्या हो गया, ये 100। तो देखिए बीटा क्या निकल गया, 100। अब आपको पता है कि वोल्टेज गेन क्या होता है, देखिए सब ग्राफ से वोल्टेज गेन, डरना नहीं है, वोल्टेज ग्रेफ क्या हो गया, वोल्टेज गेन बीटा RO अपॉन RI हो गया, यानी बीटा कितना है, बीटा आपका 100 है, RO आउटपुट कितना है 100 × 10⁻³ है, इनपुट कितना है 100 है, ये देखिए कट गया, क्या आ गया 10⁵ आ गया, 10⁵ आ गया। पावर गेन क्या है भाई, पावर गेन जो है बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI है, ये देखिए पावर गेन क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI है, या पावर गेन इक्वल टू, ये देखिए बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है 100 का स्क्वायर यानी 10⁴, ठीक है। RO कितना है, RO आपका है 100 × 10⁻³ RI कितना है आपका 100, ये देखिए इससे ये कट गया, आपका क्या हो गया, पावर गेन जो है वह 10⁷ आ गया कि नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, पावर गेन वोल्टेज गेन की कोई यूनिट नहीं होती है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये रेशियो होते हैं, जो वोल्टेज गेन होते हैं वह आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है, और पावर गेन भी जो होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। और ये जो ये करंट
ट्रांसफर ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक जेई का क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा। अब देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के बाद फिर थियरी शुरू किया जाएगा इसमें। चलिए भाई देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं, ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिया गया है, कनेक्टेड इन सी मोड, यानी कॉमन इमीटर मोड में क्या है वह कनेक्ट है, कॉमन इमीटर मोड में कनेक्ट है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 25/26 है। ठीक है, तो आप ये देखिए ये जो 25/26 है वह 1 से कम दिया गया है, इसका मतलब वह अल्फा की वैल्यू दी गई है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करता है, कई क्वेश्चनों में हमने देखा है कि जैसे नीट के ही क्वेश्चन में मैंने देखा है, क्वेश्चन आया है कि 1 से कम वैल्यू को भी उसने बीटा ले लिया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसको टिक करिएगा आप। ठीक है, लेकिन नियमतः तो ये होना चाहिए कि अल्फा की वैल्यू 1 से सदैव कम होती है। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम है, तो ये जो दिया है वह अल्फा की वैल्यू दी गई है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये देखिए अल्फा इक्वल टू 25/26 दिया है। तो आप बीटा निकाल सकते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या बीटा 25/26 या 1 माइनस 25/26, या बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/26 कट गया, यानी क्या हो गया 25 आ गया। ये देखिए बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्यों, बीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब देखिए ये आरएल दिया है, आरएल की वैल्यू क्या है, ठीक है, और आरएल की वैल्यू भी दी गई है आपको। ठीक है, मतलब जो आरएल है, ठीक है, ये आरएल 0.8 वोल्ट दिया है, मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 0.8 वोल्ट दिया है। तो जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे है क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें आरएल की वैल्यू 800 ओम दी गई है, तो आरएल की वैल्यू 800 ओम दी गई है, तो अब आप आईसी भी पता कर सकते हैं। क्यों देखिए यहाँ से आप आईसी भी पता कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 0.8 वोल्ट इक्वल टू आईसी आरएल, या आरएल इक्वल टू क्या होगा 0.8 अपॉन 0 नहीं आईसी की वैल्यू, आईसी 0.8 अपॉन आरएल कितना होगा 800 होगा। बोलिए 0.8 अपॉन 800 हो गया कि नहीं। तो 0.8 अपॉन 800 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए 0.1 इंटू 0.1 या 1 मिली एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको, 1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, 10⁻³ भी लिख सकते हैं, या 1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आईसी निकल गया। अब देखिए आईसी निकल गया, तो अब आप आईवी भी निकाल लेंगे। क्यों, आईसी निकाल लेंगे तो आईवी भी निकल जाएगा। क्यों, बीटा इक्वल टू आईसी अपॉन आईवी होता है, और ये देखिए आईवी इक्वल टू क्या हो गया आईसी अपॉन बीटा हो गया, या आईवी इक्वल टू आईसी क्या है 1 इंटू 10⁻³ बीटा क्या है 25। बोले भाई 1 में 25 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 1 में अगर आप 25 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो बोलिए कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻, मतलब आई वी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर आ गया। ये बीटा भी आपके पास, आई वी भी आ गया, आईसी भी आपके पास आ गया। पूछा क्या है, वोल्टेज गेन और पावर गेन पूछ रहा है, तो इसके लिए वोल्टेज गेन और पावर गेन पूछ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ सारी चीज़ें तो आ गई। अब किसकी ज़रूरत है, अब हमको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी आपको मिल गया। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी मिल गया। अब हमको VCE की भी ज़रूरत पड़ेगी। VCE हो सकता है VCE भी आपसे पूछा हो। ठीक है, तो VCE भी यहाँ पे एक तरह से पूछा है, VCE क्या होगा। तो चलो भाई यहाँ से देखो करंट ऐसे आ रहा है, ये देखो करंट ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस होगा, और इधर से करंट आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक करंट जाता है, और ये वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं VCE वोल्टेज कहते हैं। ये देखिए अर्थिंग है, यहाँ पे आप क्या करिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL 1 हम लगा देते हैं। ये देखिए KVL 1 हम लगाते हैं। ठीक है, इस लूप में लगाते हैं। ठीक है, सेकंड टर्मिनल ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस VCC, ये देखिए प्लस VCC, और ये देखिए ये माइनस कितना हो गया ICRL हो गया, माइनस ICRL, और ये क्या हो गया माइनस
VC इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। VCC आपको 8 वोल्ट दिया है, ICRL कितना दिया है, ICRL ये 0.8 वोल्ट दिया है, और ये देखिए VC हो गया, VC इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 7.2 वोल्ट हो गया। अगर ये पूछा है तो ये भी आप डंके की चोट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज गेन क्या होता है, VG इक्वल टू क्या होता है, बीटा RO अपॉन RI होता है। तो वोल्टेज गेन बीटा कितना है, 25 है, और RO कितना है, RO आउटपुट रेजिस्टेंस 800 है, 800 है, और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, 200 है। तो ये देखिए वोल्टेज गेन कितना हो गया, 2 चौके यानी 100 हो गया। ये देखिए वोल्टेज गेन हो गया। पावर गेन क्या हो गया, PG इक्वल टू बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI हो गया, यानी ये 25 कितना हो गया, 625 हो गया। ये देखिए 625, ये कितना हो गया, 800 अपॉन 200, ये कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2500 आ गया। कितना आ गया, ये 2500 आ गया, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन आपको बता दिया, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो बता दिए। अब इसके पार्ट में हम क्या है, ट्रांजिस्टर का हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज स्विच पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए भाई ट्रांजिस्टर एज स्विच पढ़ने जा रहे हैं, तो मिटा देते हैं इसको। ट्रांजिस्टर एज स्विच पढ़ लें कि कैसे क्या चीज़ें हैं। अब देखिए जरा ट्रांजिस्टर एज स्विच देख लेते हैं कि स्विच की तरह ट्रांजिस्टर कैसे यूज होता है। तो ये मैं आपके सामने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन रखा हूँ। देखिए भाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए अर्थिंग है, ये देखिए RC है, ये VCC है, ये VC वोल्टेज है, VC वोल्टेज है, ये आपका VB है, RB है, VBB है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच का। तो ये देखिए इनपुट और आउटपुट के बीच का जब ग्राफ प्लॉट किया गया, इनपुट और आउटपुट के बीच का, तो ये देखिए इस तरह से ग्राफ मिल रहा है आपका। अब इसमें 3 तरह के रीजन मिलते हैं, 3 तरह के रीजन। जैसे पहला पार्ट ये जो मिलता है इसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। ये देखिएगा ये वाला पार्ट जो होता है वह कट ऑफ रीजन होता है, ये पार्ट यानी फर्स्ट रीजन जो होता है वह कट ऑफ रीजन होता है। इस कट ऑफ रीजन में बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों 0 होती है, IB इक्वल टू IC इक्वल टू 0 होता है। तो जब ये बताइए जब IB और IC दोनों 0 होगा तो ये स्विच ऑफ ऑपरेशन में यूज होता है। मतलब किस में यूज होता है, ये स्विच ऑफ ऑपरेशन में होता है, यूजफुल फॉर स्विच ऑफ ऑपरेशन, स्विच ऑफ ऑपरेशन में यूज किया जाता है। ये जो ग्राफ का पार्ट होता है, ये जो सेकंड पार्ट ग्राफ का होता है, इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो एम्पलीफायर का फॉर्म हम यूज करते हैं वह एक्टिव रीजन में ही यूज करते हैं। तो ये जो होता है वह एक्टिव रीजन होता है। इस एक्टिव रीजन में IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या होती है, मतलब करंट, कलेक्टर करंट जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, यहाँ पर कलेक्टर करंट बेस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है भाई। उसी अनुसार जैसे होल न्यूट्रलाइज होंगे उसी अनुसार यहाँ पे कलेक्टर करंट चेंज होती है। यूजफुल फॉर एम्पलीफिकेशन, यूजफुल फॉर एम्पलीफिकेशन यानी एम्पलीफिकेशन। और इसमें जो होता है एम्पलीफिकेशन में AB इक्वल टू V0 अपॉन VI होता है। V0 अपॉन क्या होता है, VI होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब V0 अपॉन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। और ये जो तीसरा पार्ट होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है, ध्यान दीजिएगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, लार्ज IC होता है और यूजफुल फॉर स्विच ऑन ऑपरेशन होता है। यूजफुल फॉर क्या होता है, स्विच ऑन ऑपरेशन होता है, मतलब इसको स्विच ऑन ऑपरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फीडबैक क्या है। अब देखो बच्चों फीडबैक देख लो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक क्या होता है। अब देखिए नाम से ही है कि फीडबैक, जैसे कुछ पार्ट जो होता है आउटपुट सिग्नल का, जैसे आउटपुट सिग्नल निकला, मान लीजिए 200 वोल्ट निकला, 300 वोल्ट निकला, तो उसमें से कुछ पार्ट जो होता है फिर फीडबैक होता है टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर। मतलब जो आउटपुट का कुछ भाग होता है वह इनपुट में क्या होता है, पुनः वापस लौटता है, फीडबैक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक कहते हैं। व्हेन सम पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल, सम पार्ट ऑफ जो आउटपुट सिग्नल होता है इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर, फीडबैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर, इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। मतलब जो आउटपुट पार्ट होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है इनपुट में फीडबैक होता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द, ठीक है क्या, फीडबैक, उसको फीडबैक कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक का होता है, ठीक है।
मतलब ये आपको क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखता है, ये एनर्जी को कंजर्व करता है। जैसे ऑसिलेटर में क्या होता है, एनर्जी और जो एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन का वह डिक्रीज करता रहता है। लेकिन फीडबैक सर्किट क्या होता, फीडबैक से क्या होता है कि आउटपुट सिग्नल से कुछ वोल्टेज जो है रिवर्स होके वो इनपुट में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन, जिसके कारण उसकी एनर्जी, ये सब मेंटेन रहती है। ये एम्पलीफायर में भी होता है आपका, ठीक है। देखिए जब सेम फेज का होता है, इनपुट और आउटपुट अगर सेम फेज में होते हैं तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता है, और अगर इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज होते हैं, अपोजिट फेज होते हैं, तो एम्पलीफायर में यूज होता है, ठीक है, एम्पलीफायर में यूज होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक हो गया। व्हेन सम पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फीड बैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक। फिर पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है भाई, पॉजिटिव फीडबैक में व्हेन इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, व्हेन इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, इट इज यूज्ड इन ऑसिलेटर्स। इसको ऑसिलेटर्स में यूज किया जाता है। इसमें वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक क्या होता है, ये देखिए वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक क्या होता है, ये ए आफ्टर, ये विदाउट फीडबैक है, ये विदाउट फीडबैक है वोल्टेज, मतलब ए जो है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक है, मतलब ए क्या है, वोल्टेज गेन, ठीक है, विदाउट फीडबैक है। ये देखिएगा फीडबैक है, और इससे तो आप परिचय होंगे, बीटा क्या है आपका, करंट गेन है, ठीक है। तो ये वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक क्या हो जाता है, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए, जहां ए क्या है, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत पहले नीट में आया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नीट का क्वेश्चन है पुराना। निगेटिव फीडबैक क्या है, इनपुट एंड आउटपुट आउट ऑफ फेज होता है, इसमें अपोजिट फेज का होता है। इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है, इनपुट एंड आउटपुट आउट ऑफ फेज होता है। इट इज यूज इन एम्पलीफायर, इसको एम्पलीफायर में यूज करते हैं। और वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक क्या हो जाएगा, ये देखिए आफ्टर फीडबैक, भाई फीडबैक जो फीडबैक हो रहा है, ठीक है, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए, जहां ए क्या है, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक है, ए एफ क्या है, वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक है, और बीटा जो है आपका करंट गेन है। समझ गए फार्मूला, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक वाले में बोलिए मेरे साथ, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए, और निगेटिव फीडबैक में बोलिए ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ठीक है, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए हो गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, देखिए नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट का प्रॉब्लम है, देखिए दिया गया है, नीट 2008 का क्वेश्चन है, ये नीट 2008 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ 9% निगेटिव फीडबैक, विथ 9% निगेटिव फीडबैक इज 10, ये देखिए 9% निगेटिव फीडबैक इज कितना है, ये 10 दिया है। द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक विल बी, विदाउट फीडबैक पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, पहले ये देख लीजिए क्या है, वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। ए एफ देखिए कितना दिया है, ए एफ दिया है 10 दिया है, और 9% निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये बीटा दे दिया है, बीटा जो दिया गया 9/100 दे दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बताइए अब एम्पलीफायर में कौन लेंगे, ये वाला फार्मूला लेंगे, ये वाला फार्मूला लेंगे ना। देखिएगा बच्चों बहुत इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो क्योंकि फार्मूला ही लोगों को नहीं मालूम होता, अगर फार्मूला मालूम होगा तो कर ले जाएंगे। और एनसीईआरटी में फीडबैक दिया है, जैसे बहुत लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी में फीडबैक नहीं है, सर है फीडबैक, तो आ सकता है फीडबैक पे क्वेश्चन, देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन उसको पढ़िएगा मत, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैंने बड़े सिंपल में उसको बता दिया है, इस तरह से पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू, अब क्या है आपके पास फार्मूला, ए एफ इक्वल टू, ये देखिए ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए है कि नहीं। अब ये देखिए ए एफ कितना दिया है, ए एफ 10 दिया है, ए कितना दिया, ए फाइंड करना है, 1 प्लस बीटा कितना, 9/100 है, ए है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 प्लस 9a/10 इक्वल टू ए, या क्या हो गया यहाँ पे देखिए 10 इक्वल टू ए माइनस 9a/10, या 10 इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, a/10, या a इक्वल टू कितना हो गया, 100। बोलिए भाई ए इक्वल टू 100 हो गया कि नहीं, ठीक है, निकल गया कि नहीं, ए इक्वल टू 100, यही तो पूछा था, विदाउट फीडबैक क्या होगा, ए इक्वल टू 100 होगा, ठीक है भाई। तो ये देखिएगा ये फीडबैक के बारे में है। अब इसी फीडबैक के सिद्धांत पे आपका ऑसिलेटर है, पॉजिटिव फीडबैक के सिद्धांत पे, ठीक है। तो चलिए जरा ऑसिलेटर को देख लेते हैं, क्या है कैसे है, ऑसिलेटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है।
चलिए भाई अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर क्या है भाई, ऑसिलेटर की तरह किस तरह से प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ एक दो पार्ट हैं बस उसको समझ लीजिए। पहले इनका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, ठीक है, सर्किट डायग्राम कैसे होता है। देखिए जब ऑसिलेटर की तरह प्रयोग होता है तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे होते हैं, इसीलिए इस सर्किट को टैंक सर्किट कहते हैं। जिस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे होते हैं सर्किट को हम टैंक सर्किट कहते हैं। अब देखिए ये एनपीएन का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखिए इमीटर है, इसी से आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म मिलता है, ठीक है, मतलब और यहाँ पे ये देखिए इससे ये क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, इस वाले बेस से आपका क्या होता है, एक ये इंडक्टर कनेक्ट होता है और इस तरह से आपका ये होता है। ये एलसी ऑसिलेशन एक तरह से है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम एक बार ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठाए रहिएगा और वहाँ देखिए आउटपुट हमें मिलता है क्या भैया, इसमें क्या है, ऑसिलेटर इज ए डिवाइस विच डिलीवर्स AC आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट वेव फॉर्म। मतलब ये क्या करेगा, ये जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मतलब वेव फॉर्म में क्या होता है, आउटपुट वेव बनाता है और AC फॉर्म में बनाता है, DC फॉर्म में नहीं बनाता है। तो ये क्या कर रहा है कि ऑसिलेटर इज ए डिवाइस विच डिलीवर्स, जो डिलीवर्स करता है AC आउटपुट मतलब इसका जो आउटपुट होता है वह AC होता है, ठीक है, वेव फॉर्म ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट वेव फॉर्म, विदाउट बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट वेव के, बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट वेव के ये जो होता है आउटपुट वेव AC फॉर्म में बनाता है, आउटपुट वेव AC फॉर्म में बनाता है। इसमें क्या होता है, टैंक सर्किट होती है, कंडक्टिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, टैंक सर्किट होती है कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ LC ऑसिलेशन डिक्रीज, ध्यान दीजिएगा, ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ LC ऑसिलेशन डिक्रीज करता है। लेकिन है क्या, दिस लॉस ऑफ एनर्जी कंपनसेटेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इसको जो हम क्या करते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं आउटसाइड से। देखिए ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड और क्या एनर्जी दोनों घटती है, लेकिन इसको हम कंपनसेट कर लेते हैं आउटसाइड से, कहां से, बाहर से, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक, यानी अगर हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है और एनर्जी जो डिक्रीज करती है, इनको हम क्या करते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, यानी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होने लगता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फॉर्म होने लगता है। तो बताइए अब इससे अच्छा क्या होगा कि एनर्जी का लॉस ना हो, एनर्जी का लॉस ही ना हो, ठीक है, वो मेंटेन कर ले रहा है पॉजिटिव फीडबैक के कारण। तो बताइए उससे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी AC की, वह जबरदस्त मिलेगी कि नहीं। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा F इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC हो जाएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा F इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या समझ में आ रहा है, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बोली भाई, क्या ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे है। तो ये आपका ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर हो गया, इससे ज़्यादा हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में मैंने कंपैरिजन दिया है। कॉमन बेस है, कॉमन इमीटर है और ये कॉमन कलेक्टर है, इनमें कंपैरिजन है, ठीक है। तो वैसे जनरली जो होता है कॉमन इमीटर का यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर का काफ़ी कम यूज होता है, लेकिन कास्केडिंग में, कास्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर में ये कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं कई ट्रांजिस्टरों को, ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं। और ये देखिए ये जो होता है ये वोल्टेज गेन, पावर गेन सबके लिए होता है। जैसे ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, ट्रांसफार्मर करंट बढ़ाता है, वोल्टेज घटाता है और पावर को सदैव घटाता है, लेकिन ये क्या करता है, करंट भी बढ़ाता है, वोल्टेज भी बढ़ाता है, पावर भी बढ़ाता है, इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है और वह ट्रांसफार्मर कहलाता है। उसमें कोई एक बढ़ेगा, या तो करंट बढ़ेगा या तो वोल्टेज बढ़ेगा, पावर तो हमेशा घटना ही है। लेकिन ये क्या होता है, करंट, वोल्टेज और पावर तीनों को बढ़ा सकता है।
तो ये देखिए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, अल्फा IC अपॉन I होता है। और इसमें देखिए बेस की अर्थिंग की होती है, कॉमन बेस का मतलब बेस की अर्थिंग होती है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक और ये मैं लेक्चर 5 में पढ़ाया ही हूँ। ये देखिए वोल्टेज गेन आउटपुट अपॉन इनपुट अल्फा RO अपॉन RI होता है। देखिएगा इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और इसका अल्फा 1 से कम होता है, 0.95 से 0.99 के बीच में होता है। और ये पावर गेन जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट अल्फा स्क्वायर RO अपॉन RI होता है। और फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, यहाँ सेम होता है फेज डिफरेंस जो होता है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, हाँ ठीक है, इसी को RB भी कहते हैं, इसी को RB भी कहते हैं। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है ये भी हाई होता है। यहाँ बीटा IC अपॉन IB के बराबर होता है और ग्रेटर देन 1 होता है। और वोल्टेज गेन VO अपॉन VI बीटा RO अपॉन RI होता है। पावर गेन PO अपॉन PI, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI होता है। RO ही RC भी होता है, कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है, और RI ही RB रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच अपोजिट फेज होता है। अगर कोई वेव यहाँ पे इनपुट करता है तो यहाँ के साथ बढ़ा हुआ गेन के साथ हुआ आउटपुट अपोजिट फेज यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच का 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, इसमें भी 0 डिग्री का होता है। लेकिन सिर्फ कॉमन इमीटर में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का क्या होता है, 180 डिग्री का फेज होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। फिर इसके बाद देखिए कॉमन कलेक्टर होता है। कॉमन कलेक्टर पे क्वेश्चन आता नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ कॉमन इमीटर ही है, लेकिन क्या जानकारी के लिए जानते रहिए। कॉमन इमीटर में कलेक्टर में कॉमन कलेक्टर की अर्थिंग करते हैं। बाकी इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ होगा, ये मीटर करंट होगी, ये बेस करंट होगी, कलेक्टर करंट होगी। इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ जो है वो बहुत लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। गामा जो है I अपॉन क्या होता है, IB होता है, इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, I अपॉन IB ग्रेटर देन 1 होता है। वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज गामा RO अपॉन RI। पावर गेन AP जो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज गामा स्क्वायर RO अपॉन RI। और यहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो सेम होता है, 0 डिग्री का होता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच का। और रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, मैंने आपको अल्फा बीटा का रिलेशन बताया है, ये I इक्वल टू IB प्लस IC से आता है। अल्फा बीटा का रिलेशन बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। गामा और बीटा का रिलेशन गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, गामा इक्वल टू I इक्वल टू IB प्लस IC से आता है। जैसे देखिए I इक्वल टू IB प्लस IC, पता है, इस दोनों आते हैं। हम क्या करें, इसमें क्या कर दें, किससे डिवाइड हम कर दें, हम क्या करें, इसमें IB से डिवाइड कर दें। चलिए IB से डिवाइड कर देना है। ये देखिए IB से डिवाइड कर दिया हमने, IB से डिवाइड कर दिया। देखिए I अपॉन IB को गामा कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, IC अपॉन IB को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे कि नहीं। तो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा हो गया। अब गामा और अल्फा में रिलेशन, आप जानते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होती है, तो यहाँ रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, कंपेरिजन हो गया। अब एक और चीज़ इसमें बची हुई है, उसको देख लेते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और हैं, क्या है कैसे हैं, ठीक है। तो करा है कि एक IC पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, NCERT में है भी इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड द IC, मतलब ऐसी सर्किट जो कंप्लीट होती है, ठीक है, मतलब उसमें ट्रांजिस्टर के छोटे छोटे कई पार्ट होते हैं, कई छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मिलियन बिलियन में होते हैं। तो ऐसी सर्किट जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड IC, मतलब जो पूरी सर्किट होती है, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको IC कहते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या हो गया बेटा, एडवांटेज सेमीकंडक्टर डिवाइस का एडवांटेज क्या है। देखिए वैक्यूम ट्यूब एक होता था पहले, ठीक है, एक डायोड और ट्रायोड वाल्व होते थे, ठीक है, वो भी PN जंक्शन आपका बनाने के काम में आते थे पहले। अभी 2013 तक सिलेबस में वो भी था, उसको भी पढ़ना था, लेकिन वो काफ़ी बड़े होते थे, तो उनको कैरी करना, उनकी इफिशियंसी क्या थी, काफ़ी कम थी, कैरी करना बड़ा कठिन था। तो ये क्या होते हैं, ये आपके वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कहीं भी ये लग जाते हैं। देख ही रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, ये जो माइक्रोफोन है, मोबाइल है, हर जगह ट्रांजिस्टर का यूज होता है भाई।
आपके ये जो कन्वर्टर होता है, जो हमारी आवाज़ को बढ़ाता है, एम्पलीफायर होता है ना, ठीक है, जहाँ भी होता है, जैसे कहीं मंच पे भाषण हुआ, चाहे कीर्तन हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो बढ़ाता वही एम्पलीफायर होता है, जो बॉक्स होता है एक, वही एम्पलीफायर होता है। तो ये वेरी स्मॉल है, डू नॉट प्रोड्यूस हमिंग नॉइज। ये क्या होता है, कोई नॉइज नहीं प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। जब एक वैक्यूम ट्यूब आवाज़ प्रोड्यूस करते थे, शॉक प्रूफ होता है, शॉक प्रूफ होता है ये, और इजीली ट्रांसपोर्ट होता है, आसानी से इसको हम ले जा सकते हैं। और वह क्या होता है, रिक्वायर लो वोल्टेज, और ये लो वोल्टेज क्या करता है, रिक्वायर करता है, मतलब इसमें वोल्टेज की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं बहुत। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिसएडवांटेज कम है, जैसे ये क्या होता है, बड़ा हल्का होता है, तो अब इसीलिए ज़्यादा वोल्टेज पे ये काम नहीं कर पाता, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर पाता है, ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं काम कर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे काम नहीं ले सकते हैं। तो ये बेटा हमने आपको ट्रांजिस्टर का पार्ट पूरा 6 लेक्चर में हमने पढ़ा दिया, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो लॉजिक गेट का पार्ट है उसको मैं अगले उसमें बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं लॉजिक गेट को बताऊंगा, जिससे एक क्वेश्चन आपका नीट में, ठीक है, 100% पक्का होता है, नीट और जेईई में पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अब लॉजिक गेट के लिए अपडेट करेंगे।